Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप जैसा आप लोगों से वायदा किया था, नेतानगरी के दूसरे चरण में हम बात करेंगे अपने उन रिपोर्टर्स से जो कोविड की जमीनी हकीकत देख रहे हैं। पहले चरण में आपने विशेषज्ञों की बात सुनी, अब जमीन के हालात सुनिए। इस बातचीत में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से निखिल, दिल्ली से प्रशांत, कानपुर उत्तर प्रदेश से स्वाति और पटना से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी विकास। सबसे पहले मैं प्रशांत आपके पास आऊंगा। दिल्ली में स्थिति भयावह है, ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता, जमीन पर क्या नजर आया? आपकी रफ्तें हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं प्रशांत जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है। मैं वो सच्चाई जानना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं हेल्थ वर्कर्स को लेकर बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ है पिछले दिनों वो बहुत ज्यादा डरावना है। पिछले 5 दिनों से अगर 1 घंटे की भी नींद किसी एक इंसान को ना मिले और वो लगातार काम कर रहा हो तो उससे आप कितना एफिशिएंसी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और पूरा हेल्थ वर्कर्स जो खास करके सरकारी अस्पतालों में है उनके साथ ये हालात और गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जो लोड है सरकारी अस्पताल में बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम पिछले सालों में, अगर आप मेडिकल का मतलब नीट या AIPMT की सीटें देखें तो इजाफा होना बंद हो गया है करीब 10-15 सालों में। इससे डॉक्टरों की तादाद नहीं बढ़ी है, इतनी ज्यादा स्कैर्सिटी है। वो ऐसे माहौल में ज्यादा पता चल रहा है जब लोड बढ़ता चला जा रहा है और हेल्थ वर्कर्स पर एक्सटेंसिव लोड है, जिसके बदौलत ये देखने को मिल रहा है। और लोगों के गुस्से के रिसीविंग एंड में भी हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं, जबकि उनकी गलती इसमें सबसे ज्यादा कम है। पॉलिसी मेकर्स और सरकारों की गलती इसमें सबसे ज्यादा है। ये सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है। दूसरी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन शॉर्टेज सबसे ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। उसका भी एक बड़ा कारण है। उसका बड़ा कारण ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वेंडर्स से ऑक्सीजन लेते हैं, और ये वेंडर्स आमतौर पर दिल्ली से बाहर हैं, क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्रीज है नहीं। तो जो कॉरिडोर है जिसके थ्रू वो मूव करेंगे और दिल्ली आएंगे और सप्लाई होगा, उस कॉरिडोर में कई जगह प्रॉब्लम्स आ रही है। अब हम ये फरीदाबाद एक एग्जांपल उसका हो सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, एडजॉइनिंग स्टेट्स जहां से भी ऑक्सीजन आ रहा है, हॉस्पिटल्स में जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स बता इंडियन ऑयल के प्लांट में कहीं गाड़ी वेट कर रही है, कहीं और जाके गाड़ी वेट कर रही है, और वहां के गवर्नमेंट या यहाँ के पुलिस ऑफिशियल्स आने से रोक रहे हैं। ये एक और बात जो बहुत फौरी तौर पर निकल कर आई। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा मरीजों का पक्ष है, जो मरीज के साथ परिजन है उनका पक्ष है, वो ये है कि अस्पतालों के बाहर कतार नजर आ रही है। इतनी भयावह है वो कि एम्बुलेंसेज में कई लोग दम तोड़ दे रहे हैं। जो LNJP हॉस्पिटल के बाहर की रिपोर्ट आई थी उसमें एक महिला हमारे सामने, ऑक्सीजन सिलेंडर उसका खत्म हो गया, वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन क्योंकि उस हॉस्पिटल में बेड नहीं था और वो 5 अस्पताल घूम के आ चुके थे। ऐसे में 5 अस्पताल घूम के आ चुके थे, उनको एडमिशन नहीं मिला। उसके अलावा वहां पर हम और भी 2-3 लोग देखे ऐसे जो अपना कैथेटर लेके खड़े थे, कोई ऑक्सीजन सपोर्ट में अपनी गाड़ी में इंतजार कर रहा था क्योंकि एम्बुलेंसेज नहीं थे। ये स्थिति है। और जो सरकार दावा कर रही है कि अलग अलग सेंटर्स को कोविड केयर सेंटर्स में बदला जा रहा है, इसको जांचने के लिए कल हम छतरपुर पहुंचे, जहां पर 5,000 बेड्स का कोविड सेंटर बनाने का दावा सरकार कर रही है। और वहां जाके हमें दिखा कि वहां तैयारियां चल रही है, वहां एक भी पेशेंट नहीं है। तो ऐसे सेंटर्स डेवलप होने में कितना और वक्त लगेगा और वो कब फंक्शनल होंगी, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि लोग आगे के समय में अपना जो बीमारी से भुगत रहे हैं वो बच पाएंगे या नहीं, या उनका हो पाएगा, मतलब उनका उद्धार हो पाएगा या नहीं, वो अपनी जान बचा पाएंगे या नहीं। और एक और चीज जो हमें कल गुड़गांव में देखने को मिली, आखिरी बात, कि कोविड टेस्टिंग बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त है।
टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। एक टेस्टिंग सेंटर में हम गए, वहां पर कोविड पॉजिटिव बंदा भी खड़ा है, उसके साथ भीड़ जुटी हुई है सब लोगों की, क्योंकि टेस्टिंग के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे सरकारी सेंटर पर खड़ा होना पड़ रहा है। इस तरह के हालात मतलब जो हमें ग्राउंड पर देखने को मिले। दिल्ली से अब सीधे पटना का रुख करते हैं, हमारे साथी विकास। विकास, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी आप पटना में हैं इस वक्त। जी 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 दिल्ली के हालात हमने सुने, पटना में क्या स्थिति है? क्योंकि पटना अभी देश की मीडिया के विमर्शों के केंद्र में नहीं आया है। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में, गुजरात के बारे में, दिल्ली और लखनऊ के बारे में बात हो रही है, वैसे अभी बिहार के बारे में उतनी प्रमुखता से बात नहीं हो रही। स्थिति क्या है वहां पे? और मैं ये सवाल अपना और थोड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं आप सब लोगों से आपकी रपटों के इतर आपके अनुभव जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें पता है एक रिपोर्टर के तौर पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ऑन कैमरा नहीं बोलते हैं। विकास जी सबसे पहले तो जो सवाल आपने कहा कि मीडिया के विमर्श में, नेशनल मीडिया के विमर्श में नहीं है, और ये सबसे दुखद ये है कि जो स्टेट का मीडिया है, जो यहाँ से अखबारें निकल रही हैं, उसमें भी उस तरह की कवरेज नहीं हो रही है जैसे ग्राउंड पे स्थिति दिख रही है। वो स्थिति है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सरकार का दावा है, जैसे आज ही कई अखबारों में हेडलाइंस ये लगी थी कि सरकार जांच बहुत कर रही है इसलिए मरीज मिल रहे हैं। कल 10,000 के करीब मरीज मिले हैं। तो आप समझिए कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली जैसी ही स्थिति होगी, महाराष्ट्र जैसे ही नंबर्स यहाँ से भी आने शुरू हो जाएंगे। अगर एक दिन में कल 10,000 मिले हैं तो आज वो संख्या बढ़ेगी। भले रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जांच बहुत हो रहा है, लेकिन जांच जो हो रहा है, मैं आपको बताऊं, जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं कि RT-PCR जांच नहीं हो रहे हैं। कल हमें एक सिविल सर्जन जो कि एक जिले के अस्पताल के मालिक होते हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि हम पे ये दबाव है कि हमें जांच की संख्या बढ़ानी है। अब वो एंटीजन टेस्ट करके आप बढ़ा लें। RT-PCR जांच की स्थिति, मंगल पांडे का जो गृह जिला है सिवान, वहां हम गए, कई सेंटर पे हमें RT-PCR जांच नहीं होते हुए मिला। लोगों ने ये कहा कि 2 दिन से नहीं हो रहा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्हीं लोगों ने ये कहा कि कई दिनों से नहीं हो रहा है। ऑन रिकॉर्ड लोगों ने कहा कि 2 दिनों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कई दिनों से नहीं हो रहा है। आज हमने पटना में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके जो बिहार चैप्टर के एक सेक्रेटरी हैं, उनसे बातचीत की है। उनसे पूरी बातचीत हमारे दर्शक बाद में देखेंगे। उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि अगर जांच सही से हो तो जो एक्चुअल नंबर अभी दिख रहा है डाटा में, सरकारी आंकड़ों में, उससे कई गुना ज्यादा मरीज है ऑलरेडी बिहार में। एक तो ये बात हो गई। तो नंबर्स उतने नहीं आ रहे हैं रिकॉर्ड में, लेकिन वैसे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पटना का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां हम 2 दिनों से जा रहे हैं, बाकी अस्पतालों में भी गए हैं, जाएंगे भी, NMCH में। NMCH में आज की स्थिति ये है, कल शाम में वहां जो मरीजों के साथ जो लोग आए हुए थे, उनकी मारपीट हुई डॉक्टर्स के साथ, जूनियर डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि उनके परिवार का एक व्यक्ति मर गया। उनका आरोप ये था कि डॉक्टर्स ने इलाज नहीं किया, इसलिए वो मर गए, और फिर हल्ला हंगामा मारपीट हुई, जिसकी वजह से रात में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दिया। कई घंटों तक इलाज नहीं हुआ। वो कोविड अस्पताल है, बिहार के 3-4 कोविड अस्पताल जो बनाए गए उसमें से एक कोविड अस्पताल है। वहां 4 घंटे तक डॉक्टर्स का हड़ताल रहा। आज दिन में जब हम 11-12 बजे पहुंचे वहां, तो सेम स्थिति एक दूसरे केस के साथ थी। एक गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, ब्लैक कलर की, आगे उसपे सत्ताधारी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसकी गाड़ी पे वो लगा हुआ था, नीतीश कुमार की तस्वीर लगी थी, और उनके ऊपर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका ये आरोप कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट की। इवन जो एक लेडी जूनियर डॉक्टर थी, उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की। आज भी वो मारपीट की घटना हुई है NMCH में। और उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट है, उनके कमरे में कई घंटों तक हंगामा हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि स्थिति बिहार के अस्पतालों में और पटना के अस्पतालों में स्थिति कभी बेहतर नहीं है रही है। सौरभ जी, NMCH को लेकर के बहुत दुखद, लेकिन गांव के इलाकों में एक बात कही जाती रही है कि NMCH अगर आप गए, PMCH अगर आप गए, तो वहां से बच के नहीं आएंगे। ये बहुत ये बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बताता है, ये जो एक लोग आपस में बात करते हैं। लेकिन अभी तो वो स्थिति बिल्कुल चरमरा चुकी। ये स्थिति है कुल मिलाकर के जो हम देख रहे हैं। निखिल, आपने गुजरात का दौरा पूरा किया, उसमें भी आप ज्यादातर वक्त अहमदाबाद और गांधीनगर के इलाके में रहे। अब आपका महाराष्ट्र का दौरा शुरू हो रहा है, क्या देखा आपने? हम अहमदाबाद और सूरत गए, और हमने दोनों जगह पे जो सबसे बड़ी कोविड केयर फैसिलिटीज है, दोनों विजिट किया हमने। सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, सिविल हॉस्पिटल सूरत। और फिर सूरत में चूंकि शमशान घाट को लेकर के खूब रिपोर्टिंग हो रही थी, तो हम वहां भी जाकर के आए थे। जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस के लेवल पे
पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ गुजरात के बारे में। हम जब बंगाल के बारे में, अभी बंगाल में हालिया अनुभव हमारी रिपोर्टिंग टीम्स का रहा है कि आपको रिपोर्टिंग बड़ी मुश्किल चीज है वहां पे, क्योंकि आप खुद विटनेस चीज कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टर अपने आप में कोई चीज कह दे कैमरे पे, उससे ज्यादा वजन उस बात का है जब कोई स्थानीय व्यक्ति जो खुद भोग रहा हो उस चीज को, वो कहे, तब उस बात में वजन पड़ता है। ये एग्जैक्ट समस्या पूरे गुजरात में भी है। और सहायता के लिए हमने जो इंडिया टुडे का पूल है पत्रकारों का, उनसे भी बात की, अन्य संस्थानों के पत्रकारों से भी बात की। सबने कहा कि यार बाइट के लिए तुमको बहुत मुश्किल होगी, और ये समस्या पहले से है और अब ज्यादा क्यों है, इसका कारण आप ढूंढ सकते हैं अभी से 2 या 3 हफ्ते पहले। जब आप देश के अखबार देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जिक्र गुजरात का मिलेगा कोविड के संदर्भ में। उसका अपना कॉन्टेक्स्ट है, पीएम और होम मिनिस्टर वहां से आते हैं और एक कहते हैं कि बीजेपी की विकास यात्रा में एक बड़ा पड़ाव है गुजरात, और इसीलिए फोकस में रहता है, चाहे किसी भी चीज को लेके हो। तो वही चीज कोविड को लेके भी है। और भारी भरकम रिपोर्टिंग हुई सूरत की और अहमदाबाद की, और ये बात बिल्कुल सही है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत भारी पर्सनल रिस्क पर सौरभ, जो स्थानीय पत्रकार हैं यहाँ के, चाहे वो जिस भी समूह के रहे हों, उन्होंने जो सच है उस चीज को रिकॉर्ड करके अखबार वाले ने छापा है और वीडियो वाले ने टीवी पे दिखाया है। और उसके बाद एक प्रेशर बिल्ड हो गया गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर कि किसी भी तरह से इसको मैनेज करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल हैं, जिनके पास में हेल्थ मिनिस्ट्री भी है। इनके दौरे शुरू होते हैं, अहमदाबाद सिविल जाते हैं, वो सूरत जाते हैं। उसी के बीच में आप एक वो खबर भी देख लेते हैं कि सूरत में बीजेपी रेमडेसिविर बांटने की कोशिश करती है, और वो भी एक मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी में चेंज हो जाता है। तो एक अच्छी खासी फिर मैनेजमेंट एक्सरसाइज में बदल जाता है पूरे गुजरात का। और उसके बाद आप देखते हैं कि इमेजेस पर ध्यान देने लगती है सरकार। तो जब अहमदाबाद में हम पहुंचे तो अहमदाबाद में हमें बताया गया कि आपको एक बार जाइडस हॉस्पिटल आप जाकर के देख सकते हैं। जाइडस हॉस्पिटल क्या है? रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जो दवा है माफ कीजिए, उसका एक जेनेरिक वर्जन जाइडस नाम की एक कंपनी बनाती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो गुजरात में भी हैं। और वही संस्थान एक अस्पताल भी चलाता है जो जाइडस हॉस्पिटल है अहमदाबाद में। तो रेमडेसिविर के बारे में पहले भी यही था कि उसको एक तरह से स्ट्रीमलाइन करना चाहती थी सरकार उसकी सप्लाई को, तो उसे वाया हॉस्पिटल्स किया गया। अब वो जाइडस के हॉस्पिटल में भी आपको मिल रही थी। तो जाइडस के हॉस्पिटल के बाहर सौरभ, मतलब एट ए टाइम लोग कहते थे कि 2 से 3 हजार आदमी रुकता था 24 घंटा, और वो लाइन में ही सोएगा। उसको खाना जो मतलब जैसे जो सगा संबंधी हैं वो लाइन में ही लाके दे देंगे, वो लाइन से नहीं जाएगा क्योंकि उसका पेशेंट ही मर जाएगा अगर वो 2 से ज्यादा दिन लेट होता है। तो जैसे आपका आदमी सीरियस हुआ वैसे ही आप जाइडस के बाहर लाइन में लगते थे, और 2 या 3 दिन बाद आपको मिलता था। तो ये चीज जब स्पॉट की गई तो जाइडस से रेमडेसिविर मिलना बंद करवाया गया ताकि वो भीड़ वहां से हटे, क्योंकि पूरी दिल्ली से जो पत्रकार पहुंचते थे वो अहमदाबाद लैंड करके एक बार जाइडस हॉस्पिटल ही जाते थे। ये एक चीज हुई। और उसके बाद फिर इन हॉस्पिटल्स को टाइट किया गया। जो अस्पताल, जो बड़े हॉस्पिटल से गुजरात के, जैसे 1200 बेड का एक बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, उसको एशिया का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल भी बताते हैं यहाँ के लोग। तो वहां पे एम्बुलेंस की लाइन को मैनेज करना वगैरह, और बहुत मतलब परमिशन वाला माहौल आ गया, एक रेजीम आ गया कि आपको हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट को आप भरोसे में लेंगे तब आपकी रिपोर्टिंग हो पाएगी। बावजूद इसके जब आप कैमरा आप गाड़ी में छोड़ के आप मास्क लगा के तो खुद भी जा सकते हैं। और वहां जो देखा, मैं अहमदाबाद सिविल का पहले बताता हूं आपको। गुजरात गवर्नमेंट ये कह रही है कि शॉर्टेज था, दवाई का भी था, बेड का भी था, अब मैनेज हो गया है। जब अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल हमारी टीम जाती है 20 तारीख को और 21 तारीख को, हम ये देखते हैं कि और हम पिछले एंट्रेंस में पहले चले गए थे, जहां जो अस्पताल का आप ये कह लीजिए पिछला दरवाजा है जहां से आप डेड बॉडीज रिसीव करते हैं। तो हमने अपने सामने देखा कि 7-8 एम्बुलेंस ऐसी खड़ी हैं लाइन में, और एक गेट से बॉडीज निकलती हैं और कुछ देर बाद दूसरे गेट से निकलती है। तो हम पूछ के धीरे से, और हर तरफ आपको गुजरात पुलिस मिलेगी वहां पे, या वॉलंटियर्स मिलेंगे, वो देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो आप अंदर जाके देखते हैं तो वो दरअसल वो गेट था जहां से कोविड पेशेंट्स और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स के शव बाहर आ रहे थे। और उसी के बारे में मुझे गुजरात का जो हमारा लोकल सपोर्ट था, उन्होंने कहा था कि एक बार निखिल भाई वहां जाना, तो वहां बैठ के गिन पाओगे कि कितनी बॉडीज बाहर आती हैं। और पूरे गुजरात, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट के जो आंकड़े आ रहे हैं उसको सारे जर्नलिस्ट ने इसी तरह डिबेट किया है, क्योंकि वो जो संस्थान के पत्रकार होते हैं वो जा करके
बैठते हैं वहां पे और पूरा दिन गिनते हैं कितनी बॉडीज बाहर आती हैं। मैं 15 मिनट वहां पे खड़ा रहा, वहां की तस्वीरें भी कुछ मैंने चोरी से खींच ली। वहां 15 मिनट जब मैं, रजत और रूहानी वहां पे थे, 5 बॉडीज हमारे सामने से गई, और जितने लोगों से हमने हल्की आवाज में वहां बात की, सबने कहा कि किसी को सुबह 4 बजे, किसी को सुबह 5 बजे मालूम चला कि किसी की माता थी, किसी के पिता थे, किसी के चाचा थे, वो नहीं रहे। और शाम के 6, साढ़े 6 बजे निखिल वहां पे है और वो उनसे यही सुन रहा है कि अब तक के बॉडी मिली नहीं है। तो जो पर्ची होती है जिसमें डिटेल्स होती है पेशेंट की, और एक छोटी स्लिप आपको मिलती है, उसके एवज में ही आप बॉडी रिसीव करते हैं। तो आप उस परिजन की एगनी को इमेजिन कीजिए कि पहले वो टेस्टिंग के लिए परेशान हुआ, फिर वो दवा के लिए परेशान हुआ, फिर वो इलाज के लिए परेशान हुआ, उसके बाद अब वो पूरा एक्सरसाइज एक तरह से फ्यूटाइल रही, अब पेशेंट उसका जिंदा नहीं है, अब वो डेड बॉडी के लिए परेशान हो रहा है। और डेड बॉडी की परेशानी भी ये है, ये मेरे रिपोर्ट्स से इतर है क्योंकि ये कैमरा पे नहीं था, उसमें परेशानी है कि अगर कोविड केस कंफर्म है अहमदाबाद में, तब आपको जो एम्बुलेंस की लाइन, दरअसल मैं देख रहा था, वो एम्बुलेंस की लाइन नहीं थी, वो डेड बॉडीज को फेरी करने के लिए खड़ी थी वहां पे। 7 या 8 या 10 एम्बुलेंस थी। तो उसमें जो कंफर्म केस है, जिसको पर्ची पे लिखा हुआ है कि कोविड कंफर्म हुआ था, उसको वो ले जाते हैं हॉस्पिटल से, फेरी करेंगे वहां तक जो आपका डेजिग्नेटेड कोविड शमशान है, जिस भी आस्था परंपरा से आप आ रहे हैं, अगर कब्रिस्तान ले जाना चाह रहे हैं तो वहां पे। लेकिन गलती से अगर आपकी बॉडी सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट की है, तो आपको वाहन का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। और वो लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब उन्होंने काफी पैसा, हो सकता है रोगी को अहमदाबाद लाने में, फिर थोड़ा बहुत इलाज में खर्च किया, और अब उनको एक और वाहन की जरूरत है जिसमें वो डेड बॉडी वापस ले जाएंगे, और उसमें भी है। अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में आज से 3 दिन पहले ये हालत थी कि एम्बुलेंस, और फिर जब हम अगले दरवाजे की तरफ जाते हैं तो आपको एम्बुलेंस की फिर एक और लंबी क्यू मिलती है, जिनके दरवाजे पीछे से खुले हैं। जाके देखा तो हर एक में एक एक पेशेंट है, और आप पूछ रहे हैं एम्बुलेंस वाले से तो कोई 2.5 घंटे से खड़ा है, कोई 3 घंटे से खड़ा है। और पेशेंट से जाकर के हम पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के लिए 1 दिन का एडवांस बुकिंग है। मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना कि एम्बुलेंस कोई व्यक्ति बुक कराता है। ये एक इमरजेंसी सर्विस है, मैं तो आपात स्थिति में तुरंत फोन लगाऊंगा ना, मैं बुक कैसे, एम्बुलेंस की बुकिंग के बारे में मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। एक पेशेंट ने भी कहा कि 2 दिन से वेट कर रहे थे एम्बुलेंस के लिए, अब आई है, और वो बेचारे, उनके पास कोई साधन ही नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं ला पाए होंगे। तो वो पति पत्नी वो एम्बुलेंस में थे, पत्नी उनका ध्यान रख रही थी और हस्बैंड को ये था। 2-3 अपनी प्राइवेट गाड़ियों में लेके आए थे, उनसे पूछा कि आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई, तो कैमरे पे ही बोल दिया कि बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ एम्बुलेंस पे। बावजूद इसके एक राइडर में इस सारी डिटेल को देना चाहता हूँ कि जो इमेजेस में उत्तर प्रदेश से या कह लीजिए बिहार से आते हुए देखता हूँ, उसके तुलना में गुजरात का स्टेट रिस्पॉन्स मुझे ठीक दिखता है। क्या वो लोगों के साथ में वहां भी न्याय हो रहा है, क्या सबको इलाज मिल रहा है, मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखेंगे स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी ठीक है। लेट आ रही है एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस एग्जिस्ट करती है। 108 के लोग मुझे मिले जो यहाँ पे सरकारी एम्बुलेंस है, उन्होंने भी बताया कि डे इन डे आउट वो लोग काम कर रहे हैं। ये आपका सूरत का हो गया। दूसरी समस्या यहाँ पे सौरभ ये है कि पेशेंट अगर किसी कोविड केयर फैसिलिटी में चला जाता है, मान के चलिए आप किसी तरह उसको अंदर पुश करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, चाहे वो सिविल अस्पताल हो जाए, चाहे वो डेजिग्नेटेड कोविड फैसिलिटी हो, या अब जैसे अहमदाबाद में नई DRDO फैसिलिटी भी आ गई है। उसके अंदर जाने के बाद क्या होगा, इस बारे में लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है कि मेरा पेशेंट अंदर गया है तो उसके साथ हो क्या रहा है। बेड्स की जो संख्या गुजरात गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी के बारे में बता रही है, वो नॉर्मल बेड्स हैं। अब इसमें 3 कैटेगरीज चाहिए। एक सादा बेड है जिसके अंदर व्यक्ति भर्ती होता है उसको लेटने के लिए, एक बेड ऐसा चाहिए जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट हो जब व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और फिर एक क्रिटिकल पेशेंट के लिए ICU बेड होता है। ICU बेड्स की शॉर्टेज है, एक्यूट शॉर्टेज है, और माफ कीजिए, जो ऑक्सीजन बेड्स है उसकी एक्यूट शॉर्टेज है पूरे गुजरात में, चाहे अहमदाबाद हो चाहे सूरत हो। ICU बेड्स है ही नहीं। ICU बेड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो आपको मतलब अपफ्रंट ये बताने को तैयार है कि हमारे पास में नहीं है, क्योंकि आप जैसे फोन करके पूछेंगे तो बताएंगे कि नहीं है, आप मत लाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अधिकारी ये कहना नहीं चाहते, लेकिन सब जानते हैं कि ICU बेड्स नहीं है, क्योंकि भाई जो व्यक्ति उस पर पहले से भर्ती है, जब तक वो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है या खुदा ना खास्ता कुछ बुरा उसके साथ नहीं होता, तब तक वो बेड खाली कैसे होगा, उसमें जगह नहीं, आप भर्ती नहीं कर सकते हैं। सूरत जाने के बाद लोगों की खास शिकायत थी कि हमें एक CCTV कैमरा चाहिए और बाहर एक टीवी लगाओ इस हॉस्पिटल के, क्योंकि हमको मालूम नहीं चलता है कि अंदर क्या हो रहा है। एक महिला बता रही थी कि 7 दिन से अंदर पति है, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, उनका कपड़ा ही नहीं बदला गया आज तक।
शिकायतें मतलब बहुत अलग अलग तरह की थी कि आप दिन में, अच्छा अंदर ये चीज, ये अहमदाबाद सिविल के बारे में भी और सूरत सिविल के बारे में भी, जो परिजनों ने हमसे कहा कि इलाज है, तो मैं जब पूरी पिक्चर पेंट करूंगा तो मैं इस चीज को भी दर्ज करूंगा कि परिजनों ने कहा कि इलाज हो रहा है, मतलब उसमें अड़चन है पर गुजरात के जो बड़े हॉस्पिटल से वहां पे इलाज है और हो रहा है, मतलब ये महाराष्ट्र, आपने सुर्खियों की बात कही, गुजरात की आपने बात की, महाराष्ट्र से भी लगातार सुर्खियां बढ़ रही थी। सबसे ज्यादा जो अभी जूझ रहा है वो महाराष्ट्र है। वहां की क्या स्थिति नजर आ रही है? अभी आप कुछ जगहों पे जा पाए या भविष्य में जाने का इरादा है? क्या रूट है आपका? बिल्कुल है। महाराष्ट्र तो सौरभ पिछले साल से ही सबसे बड़ा काउंट दे रहा है, तो वो इसलिए इस बार भी जब गुजरात के साथ वो डिस्कस हो रहा था तो वो ऑब्लिक के साथ महाराष्ट्र भी चला। महाराष्ट्र की दो मतलब जो हाल में हादसे हुए उससे चर्चा में लौट गया है, एक तरह से कहिए वो यूपी के बरक्स, एक जो नासिक में हादसा होता है जहाँ पे टैंकर लीक हो जाता है, और फिर आज एक बिहार में अस्पताल में आग लग गई है, मुंबई में ही। महाराष्ट्र के बारे में भी यही है कि महाराष्ट्र में टेस्टिंग जो पिछले साल भी मैंने देखा था और इस साल भी है कि टेस्टिंग मुश्किल है, पर आप टेस्ट कर ले जा रहे हैं। अब अब ये चीज जो कही जा रही है, इसको टेस्ट करने के लिए मैं कुछ हॉस्पिटल जरूर विजिट करना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या ये बात वाकई सही है। लेकिन यहाँ भी बेड्स को लेकर के वही बात है जो मैं गुजरात में कह रहा था। जैसे यहाँ मुंबई शहर में 5-5 हजार बेड्स की जंबो कोविड फैसिलिटीज बनी है सौरभ। 5,000 बेड बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है। तो अब ये नंबर तो बहुत बड़ा है ना, चाहे वो बीएमसी प्रशासन हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, वो इसको प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि बना है, वो फैक्ट है। लेकिन अब ये 5,000 बेड के अंदर क्या है? 5,000 बेड के अंदर वो संख्या कितनी है जो ऑक्सीजन बेड्स की और आईसीयू बेड, वो आप कहीं देख लेंगे, कहीं 800 है, कहीं 200 है। तो ये नंबर गेम वहां जाकर के फज हो जाता है। उसकी यूटिलिटी सिर्फ यही है कि मुंबई जैसे डेंस पॉपुलेशन वाली जगहों पे ये दिक्कत है कि यदि एक परिवार में 3 लोग हैं तो और एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो उसको घर में देने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है। वो व्यक्ति जाकर के अगर वो नॉर्मल केस है तो आइसोलेट होने के लिए जंबो फैसिलिटी जा सकता है। लेकिन क्या एक क्रिटिकल पेशेंट को जंबो हॉस्पिटल में सेवा शुश्रूषा मिलेगी, उस बारे में हम श्योर नहीं है। गुजरात में 2 और इमेजेस खूब डिस्कस हुई अभी हाल में, एक राजकोट में जहां पे ये हुआ कि राजकोट सिविल है। अच्छा, गुजरात में जो बड़े शहरों की सिविल हॉस्पिटल्स ही सारे बड़े हैं तो इसलिए बार बार सिविल का जिक्र आ रहा है। तो राजकोट के सिविल हॉस्पिटल में ये हुआ सौरभ की लोग इतने आजिज आ गए बेड के इंतजार में, वो अपने साथ मंजियां लेके आ गए, खटिया लेके आ गए, और वो तस्वीरें आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे कि वो खटिया के साथ वहां पहुंचे हुए हैं कि खटिया हम लेकर के आए हैं, हम अपना पेशेंट इस पे रख देंगे, आप हमको बस एक बोतल ऑक्सीजन की दे दीजिए। और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए गुजरात जैसे स्टेट में जहां इंडस्ट्रियल यूनिट्स की भरमार है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का खूब उत्पादन भी होता है, चाहे उसकी संख्या अब वो कम पड़ रहा है लेकिन यहाँ है, बावजूद उसके गुजरात में ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। हम अहमदाबाद में ऑक्सीजन के डीलर से जाके मिलते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह 90% में इंडस्ट्रियल देता था, 10% मेडिकल देता था, अब मैं 100% मेडिकल दे रहा हूँ। मैं वो सिलेंडर भी चेक नहीं कर रहा हूँ कि आप किस तरह का सिलेंडर लेके आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेके आ रहे हैं तो मैं उसके लिए हाइड्रो टेस्टिंग की जरूरत होती है, कहीं वो ऑक्सीजन लीक तो नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने रिस्क पे मैं बिना हाइड्रो टेस्टिंग के भी आपको ऑक्सीजन देने को तैयार हूं, दे रहा हूं, पर मेरे पास आएगा तब दूंगा ना। तो उन्होंने कहा कि मैं 15,000 कैंस एक दिन में निकाल सकता हूं, लेकिन वो 700-800 के ऊपर कभी जा नहीं पाता हूं। और जब आप बात कर रहे हैं, लाइसेंसिंग कर रहे हैं, उतने में लोग आकर के कह रहे हैं कि उधर से नहीं हुआ, तो उनको ऐसा लगता है कि ये इसके हाथ में माइक है या कैमरा है, इसको कुछ बोलूंगा तो हो जाएगा। तो बड़ी विकट स्थिति है गुजरात में भी। स्वाति, आप इस वक्त कानपुर में हैं और आपने कुछ दिन रिपोर्टिंग की शुरुआती लखनऊ में गुजारे, जहां से सबसे ज्यादा खौफनाक खबरें आ रही हैं। जी, मैं आज कानपुर में हूं और 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का समय मैंने लखनऊ में बिताया है। हमारी टीम ने जब निखिल बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि गुजरात से शुरुआती दौर में पिछले 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक काफी चिंताजनक तस्वीरें वहां से आती थी, और फिर प्रशासन ने ये किया कि कुछ व्यवस्था भी बढ़ाई और इसके अलावा चीजें मैनेज की कि जो चीजें सामने दिख रही है, अव्यवस्था दिख रही है, तो उसको ढकने का काम भी किया गया। यहाँ आपको वो नहीं दिखता। यहाँ लखनऊ हर जगह न केवल नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है। यहाँ की तस्वीरें घूम रही हैं, यहाँ के हालात पर बात हो रही है, लेकिन
आपको प्रशासन उतनी भी तत्परता दिखाता हुआ नहीं दिखता कि वो कम से कम ये चीजें ढकने के बहाने थोड़ा हाथ पैर हिलाए। आपको लखनऊ में कहीं भी प्रशासन नजर नहीं आता। अगर हम संस्थागत जो अव्यवस्थाएं हैं, जहां जहां फेलियर्स आपको दिखते हैं, तो आप बात करें तो कई चरण है। जैसे ये चीज आई कि अभी कई बार कई लोग डिफेंड करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाए, आबादी इतनी है, जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है, और जब महामारी की स्थिति है तो पूरी दुनिया का बुरा हाल है, बड़े बड़े देश नाकाम हो गए, तो हम क्या चीज हैं। तो हम लोगों से बात कर रहे थे, आज हेलेट हॉस्पिटल में ही हमें एक जनाब मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ एक अस्पताल है रीजेंसी, अच्छा खासा अस्पताल है, बड़ा। उन्होंने बताया कि नवंबर की बात है, नवंबर की, जब उनके परिवार में उनके चाचा थे, उनको कोविड हुआ था और वो अस्पताल ढूंढ रहे थे उनके लिए, और उन्होंने बताया कि उस वक्त रीजेंसी से ये जवाब मिला था और बहुत सारे सोर्सेज मिलाने के बाद कि हम नहीं दे सकते बेड क्योंकि हमारे यहाँ पूरा ऑक्यूपाइड है। तो आप समझिए ये नवंबर लास्ट की स्थिति है, जब जो कोविड के गिने चुने अस्पताल थे, अभी तो संख्या फिर भी बढ़ी है, तब और कम थी, तो वो ओवर ऑक्यूपाइड थे और ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में थी। हमें ये बार बार बताया जा रहा है कि एकाएक स्थितियां नियंत्रण से बाहर हुई होली के बाद। जी वो बिल्कुल एक पॉइंट है, एक बड़ा पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बस एकाएक रातों रात देखते देखते चीजें बदल गई और बहुत सारे केसेस आने लगे। नहीं, वो शायद आप कह सकते हैं एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद उसको एक मुफीद जगह मिली, वरना जो ग्राउंड है वहां पर स्थितियां खराब थी, अस्पताल बहुत ज्यादा अपनी फुल ऑक्यूपेंसी पर भरे हुए थे। तो प्रशासन तब नहीं चेता था, तब नहीं चेता। उसके बाद जब ये चीजें होने लगी, अभी आप देखेंगे, अब कहते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कोविड टेस्टिंग की। तो कोविड टेस्टिंग जी, अब ये है कि जितने भी प्राइवेट है, अब चूंकि लखनऊ की हालत बहुत खराब है और मैं अभी पर्टिकुलरली लखनऊ पे ही रहना चाहती हूँ, मैं पूरे यूपी की बात नहीं करना चाहती क्योंकि लखनऊ को देखा है। तो अब जहाँ पे भी आप रैंडम निकलिए, आप सड़क पर मतलब चुनौती है, चैलेंज है कि आप किसी से भी बात कर लीजिए, और अगर वो ये कहता है कि उसका कोई जानने वाला अभी आज की तारीख में ऐसा है जिससे कोरोना नहीं है, या वो किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता, या कोई ऐसा घर नहीं जानता जहां मौत हुई है, तो ये मतलब बहुत आश्चर्य की बात होगी। तो ये हालात हैं। ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी जो चुनौती कोशिश होनी चाहिए थी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें, और टेस्ट जल्दी आए, टेस्ट रिजल्ट, इस पर ध्यान दें। लेकिन ये नहीं होता हुआ दिखता। यहाँ जितने सारे प्राइवेट लैब्स हैं वो सब बंद हैं, वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। सरकारी में चल रहा है, लेकिन अब वो जो अड्डे हैं, जो भी सरकारी केंद्र हैं, जैसे पीजीआई बड़ा अस्पताल, लेकिन वहां पर सुबह 8:30 से 12 बजे तक, यानी दिन के तकरीबन 3.5 घंटे टेस्टिंग होती है। अब वैसे बताया जाता है कि 24 घंटे टेस्टिंग होती है, लेकिन अगर ग्राउंड पर जाकर देखें तो 3-3.5 घंटे में टेस्टिंग निपटा दी जाती है। तो ये जो अप्रोच है वो शायद संख्याएं मैनेज करने पर जोर है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी दिक्कत, अब ठीक है चलिए टेस्ट हो गया आपका, अब टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है, तो टेस्ट का रिजल्ट अगर जल्द से जल्द आए और उसके बाद आदमी भर्ती हो या उसका मेडिकेशन शुरू हो तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती। लेकिन यहाँ 36 घंटे 48 घंटे से ज्यादा लग जा रहा है, और हालत यह है सौरभ जी की मरीज की स्थिति बिगड़ने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। वो जैसे अभी रात को बताया जाता है कि ठीक है सब कुछ बढ़िया है, सुबह खबर आती है अस्पताल की तरफ से कि वो मर गया। तो इतनी बुरी स्थिति में कई लोग तो रिजल्ट आने से पहले वो गुजर चुके होते हैं। तीसरी स्थिति, अस्पताल के बेड। अच्छा, अस्पताल में बेड मिलने के लिए आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है, ये बिल्कुल समझ के बाहर है, और कोई इसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन सरकार की नजर में चाहे जो हो, हमें नहीं दिखता कि ये इन्होंने गजब व्यवस्था बना दी है कि एक रेफरल कोड नाम की चीज है और एक सीएमओ की पर्ची है। अगर आपको अस्पताल में दाखिला चाहिए तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको ये लेकर आना पड़ेगा।
आइडिया ये इन्होंने कहा कि इनका तर्क था कि आपको ऐसा नहीं है कि किसी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है, आप हमने सीएम हेल्पलाइन नंबर कई जारी कर दिए हैं, आप फोन कीजिए और आपको चीजें मिल जाएंगी, आप बताइएगा और कि हमको जरूरत है फलाना फलाना, आपको दे दिया जाएगा। पूरे लखनऊ शहर में हर कोई, आपको कोई नहीं मिलेगा ये कहता हुआ कि जिसका फोन मिला हो उस हेल्पलाइन नंबर पर, और अगर मिला भी हो, उठाया गया भी हो और आपने मदद मांगी हो तो वो फोन काट दिया जाता है, कोई हेल्प नहीं होती है। और ये बात आपको प्रशासन के लोग और जो मैनेज करने वाले लोगों में जो हैं वो भी आपको ये बताते स्वीकार करते हुए नजर आते हैं कि वो नहीं चलता। अच्छे खासे जो पार्टी समर्थक है वो भी आपको ये चीज कहते हुए नजर आते हैं। तो आदमी के पास चारा क्या बचता है जब हेल्पलाइन नंबर नहीं होता? उसके पास चारा बचता है कि वो यहाँ से वहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, कोविड सेंटर्स, कमांड सेंटर्स जो बने हुए हैं वहां पे वो दौड़ भाग करता रहे रेफरल कोड पाने की आस में। या अगर किसी को अब ये ना केवल रेफरल कोड के लिए बल्कि अगर आपको अपना पेशेंट शिफ्ट कराना, आप देखिए इन्होंने क्या किया कि जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि हॉस्पिटल बेड्स कम है, क्यों नहीं बढ़ाए जाते ये वो, तो इन्होंने प्राइवेट अस्पतालों की भी एक मिलाकर एक लिस्ट जारी कर दी कि अब ये यहाँ यहाँ कोविड का इलाज होगा। दिक्कत ये है कि उनमें से ज्यादातर जब आप वो लिस्ट देखेंगे तो कैटेगरी होती है, आगे लिखा होता है ब्रैकेट में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स, आपको वेंटिलेटर्स में ज्यादातर के आगे क्रॉस का निशान मिलेगा, है ही नहीं सुविधा। तो अगर आपका पेशेंट क्रिटिकल है और वो किसी ऐसे अस्पताल में है जहां पर उसको सुविधा नहीं है तो आप उसको ट्रांसफर कराएंगे। तो आपका पेशेंट वहाँ डॉक्टर कह रहा है उसकी सांस, वो उसकी हालत खराब होती जा रही है और आप जो रिश्तेदार हैं वो रेफरल कोड के लिए भटक रहे हैं। तो ये इतनी दयनीय स्थिति है और वहां पे कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि कब तक आपको मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। आपको जहां जाइए आप ऐसे सेंटर्स पर वहां पे रोते बिलखते लोग मिलते हैं। और ऑक्सीजन, आपने सबसे बड़ा लखनऊ का नाम, आप लखनऊ का जिक्र करेंगे और सबसे बड़ी जो दिक्कत जो सामने आएगी एक तस्वीर वो है ऑक्सीजन शॉर्टेज। ऑक्सीजन शॉर्टेज बाकी जगहों पर भी है, दिल्ली में है, मतलब देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन शॉर्टेज है और दिल्ली में तो अदालत में भी गया मामला। लखनऊ में क्या चीज है, लखनऊ में अब सरकार को दिखाना था चीजें, वो था कि अस्पताल में नहीं मिल रहा है क्योंकि अस्पताल में भर्ती मरीज के रिश्तेदार भी को भी ये कहा जा रहा है कि अपना लेकर आइए। तो वो सारी चीजें जब वायरल होने लगी, सवाल उठने लगे, तो इन्होंने सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उस ऑलरेडी शॉर्टेज वाली सप्लाई में भी थोड़ा और बढ़वाने के लिए इन्होंने ये कहा कि जो पेशेंट है, जो घर पे जिसका इलाज हो रहा है, उसको इन्होंने नाम दे दिया प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि उसको नहीं मिलेगा और साथ में एक विषय वो जोड़ दिया क्लॉज की अति विशिष्ट स्थितियों में। ठीक है, अगर बहुत गंभीर स्थिति में नहीं है तो उसको मिलेगा। अब गंभीर स्थिति में यहाँ 40 जिसका ऑक्सीजन है 50 पे पहुंच चुका है, वो L3 का पेशेंट है, अगर वो गंभीर नहीं समझा जा रहा है तो गंभीर की क्या परिभाषा होती है ये समझ के परे है। अब ये इतना बड़ा भेदभाव और ये इतनी असंवेदनशीलता है सिस्टम की कि वो रोगियों में भी, मरीजों में भी और गंभीर पेशेंट्स के बीच भी ये फर्क करता है कि अस्पताल में भर्ती मरीज है लेकिन घर में जो इलाज कर रहे हैं लोग और ऑक्सीजन सपोर्ट पे तबीयत बिगड़ रही है, आपने उसको 2 जगह फेल किया है। उसके परिवार को आपने उसको अस्पताल में बिस्तर नहीं दिया और जब वो खुद से भाग दौड़ करके इतनी महंगी 5,000 की चीजें वो 80,000 1 लाख तक में खरीद के ला रहा है, तब आपने उसको ये चीज भी डिनाई कर दी, उससे ये चीज भी उम्मीद छीनने लगे कि वो घर पे भी इलाज ना कर पाए। अब ये कहते हैं कि ये काला बाजारी हो रही है, इनका एक ये भी तर्क है कि काला बाजारी हो रही है। काला बाजारी तो आरोप है कि दवाइयों की भी हो रही है, जो वो रेमडेसिविर है जो सीधे दवाएं अस्पतालों में पहुंचाई जाती हैं और कहते हैं कि नहीं मिलेगा आपको मार्केट में सीधे, क्योंकि कम है, किल्लत है, तो जहां जरूरत है, इलाज हो रहा है, वहीं पे सीधे पहुंचाया जाए। तो हमको ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बताया कि खुद डॉक्टर बताते हैं जब आप हर जगह से हार जाते हैं और दवाई नहीं मिलती, अस्पताल वाले भी नहीं देते,
सबको डॉक्टर बताते हैं कि फला जगह जाओ, वहां पे इतने रुपए में मिल जाएगा। तो ये अब वहां पे काला बाजारी रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आपको काला बाजारी पे ध्यान देना है या आपको सप्लाई ही रोक देनी है और किसी की सांसें ही रोक देनी है? तो लखनऊ शहर का बहुत बुरा हाल है। आपके पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, आप लेकर लौटना। कई जगहों पर लोग इतनी बुरी तरीके से बिलख रहे होते हैं कि आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप उसको कैमरे में रिकॉर्ड करें। आप नहीं, मतलब आप इतने, उस वक्त आपको शर्म आएगी अगर आप अपना माइक ऑन कर लें, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें और दिखाएं, तो आपको शर्म आएगी कि नहीं, आप नहीं, वो नहीं दिखाना चाहते। लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हमको स्वयंसेवक मिले जो वॉलेंटियर्स थे, ये एक अच्छा पहलू है। बहुत सारी नकारात्मक चीजों पे डिस्कशन हुआ। एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जब सिस्टम नहीं है तो आपको लखनऊ में बहुत कम लोग मिलेंगे हैं, कुछ स्वार्थी जो चीजों की कालाबाजारी कर रहे हैं और लोगों की मुश्किलों का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये बात बड़ी गजब है शहर में कि मतलब हद से ज्यादा लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने आया है वहां पर और वो अपनी जरूरत को ज्यादा बड़ी जरूरत समझे और जो उसके बगल में दूसरा खड़ा है वो नहीं, वो दोनों सपोर्ट। उसको अगर पता चलेगा कि फलानी जगह पे मिल रहा है तो वो अपने साथ वाले को भी कहेगा चलो भाई वहां चलते हैं पूरा। और कई लोग हैं जिनके घर में एक भी पेशेंट नहीं है लेकिन वो फिर भी शहर के लिए खड़े हैं। और ऐसे एक जनाब हमको मिले थे जिनके बारे में हमें फीडबैक ये मिला था कि उन्होंने सैकड़ों की मदद की है। वो हमसे उस दिन, हम उनका इंटरव्यू पहले ही दिन लेना चाहते थे 19 तारीख को, और वो कैमरे के आगे आने को उत्सुक नहीं थे। हमने अगले दिन भी कोशिश की, वो नहीं आए। उसके अगले दिन 21 तारीख को वो उन्होंने कहा कि हाँ, अपनी रजामंदी दी कि हाँ ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि आज मैं इसलिए बात करने आया हूँ क्योंकि आज मैं हार गया हूँ। अब तक 21 तारीख के पहले तक पिछले 10-15 दिन में बहुत भाग दौड़ करके चीजों का इंतजाम हो जा रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब सब कुछ छुप चुका है। अब ना कहीं सिलेंडर है, ना कहीं गैस मिल रही है, ना कुछ हो रहा है। तो कल मंत्री जी ने शेयर की थी एक तस्वीर कि वाराणसी तक पहुंच चुका था। जब मैंने आखिरी बार कल रात को, उन्होंने शेयर किया था कि वाराणसी तक पहुंच चुके हैं ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेकर जा रहे हैं, और कि अब पहुंचने वाला है, वो उसको स्पेशल कॉरिडोर से भेजा जा रहा है। ठीक है, पर वो कितने दिन की सप्लाई सुनिश्चित कर पाएगा ये कहना मुश्किल है। और क्या वहां पे भी भेदभाव जारी रहेगा? क्या जो घर के मरीज हैं उन्हें वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? जो सिस्टम है वो उनके प्रति संवेदनशीलता बरतेगा? उसे शर्म आएगी क्या कि उसने उनको अस्पताल तक नहीं दिया और अब वो उनसे आखिरी जरिया भी छीन रहे हैं? तो ये देखने वाली चीज। एक चीज मुझे मुंबई का एक रह गया था, अगर टाइम है तो बता सकते हैं? प्लीज प्लीज। मुंबई में सौरभ, हमने ये स्टोरी सूरत में भी करने की कोशिश की थी, लेकिन सूरत में नहीं हो पाया, और क्यों नहीं हो पाया वो भी बताता हूँ, और फिर मुंबई में हम कर पाए। माइग्रेंट लेबरर्स, जो गुजरात के जिस रूट पे मैं चल के महाराष्ट्र आया, ये आपका पूरी तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट है। आप अहमदाबाद से चल रहे हैं, उसके बाद आपको छोटे छोटे शहर मिलते हैं, फिर सूरत आता है, फिर वापी आता है, फिर मुंबई, तो फिर मुंबई है। और यहाँ पे बहुत भारी संख्या में जो हिंदी पट्टी से, जिसको हम उस टर्म से एग्री नहीं करते, लेकिन अब भाषा में वही कहा जाता है, चीप लेबर बड़े शहर को चलाने के लिए आता है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और लोग यहाँ आते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन उनके वो अभी 2 साल में दूसरी बार ठगे जा रहे हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तब उनको पैदल घर जाना पड़ा था, कोई साइकिल पे जा रहा था, कोई पटरी जा रहा था तो ट्रेन के नीचे आ गया। उस चीज से इतना डर गए हैं लोग, और वो अनुभव इतना कड़वा रहा है कि इस बार वो रिस्क कोई लेना ही नहीं चाहता है। तो इसीलिए चाहे पीएम आकर के एश्योर करके गए टीवी पे, महाराष्ट्र में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसको भी मतलब बहुत आप ये कह लीजिए बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज में उन्होंने बड़ा उसको सॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो। हम लोकपाल तिलक टर्मिनस गए थे कल ही शाम को,
आज के रिकॉर्डिंग से पहले, और वहां पे आपको हर तरह का व्यक्ति मिलेगा जो अभी अपने दिमाग में एक ही ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हुआ है कि मैं इस बार ट्रक पे चढ़ के या पैदल या साइकिल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं किसी तरह मैं ट्रेन से घर चला जाना चाहता हूं। और उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि पहले ये पिछले साल तक के ये था कि आप टिकट लेकर के ट्रेन में चढ़ जा रहे थे, लेकिन इस बार अब रेलवे के नियम बदले हुए हैं। रेलवे में आप जनरल का टिकट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपको सेकंड सीटिंग का टिकट बुक कराना है। इसलिए उस तरह की भीड़ आपको नहीं दिखेगी स्टेशन के बाहर, लेकिन क्राउड अभी भी है। और उसकी शिकायत ये है कि आप किसी भी तरह से यहाँ से यूपी के बिहार की ट्रेन बुक करने की कोशिश कीजिए, नहीं कर पाएंगे। स्टेशन के बाहर आइए अपने सामान के साथ में, एक दलाल आपको मिलेगा, वो आपको 800 रुपए, 1200 रुपए, 2000 लेगा आपसे, आपका टिकट कंफर्म होगा जो अभी 2 घंटे बाद ट्रेन जाने वाली है। तो आपदा में अवसर, पूरी तरह से भरोसा सरकार से उठा हुआ है, जो सर्वहारा है उसका, वो सुनना ही नहीं चाहता है। मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी कि आपने पीएम को सुना, वो तो अभी टीवी पे आए थे, तो वो कहे मैं क्या सुनूं भाई। और मतलब मेरे पहली बात ये रहती है कि मेरी लाइफ में इतनी मतलब कठिन मेरी लाइफ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उठा करके पीएम बोल रहे हैं या सीएम बोल रहे हैं सुनूं। और उसने कहा कि अगर कुछ कहा भी है तो एक व्यक्ति ने कल कहा भी, वीडियो में आएगा अभी, कि नहीं बात तो सब लोग अच्छी करते हैं लेकिन फिर वादा तोड़ भी देते हैं। तो वो अब रिस्क वो सरकार के भरोसे कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहता है यहाँ पे। इसीलिए मुंबई के तमाम जो बड़े टर्मिनस हैं, आप शाम को जाते हैं तो वहां पे आपको लौटने की भीड़ दिखती है। और वो ये भी सीख गए हैं कि अब नहीं बोलना है कि कोविड के चक्कर में जा रहे हैं या लॉकडाउन में जा रहे हैं, क्योंकि फिर यहाँ भी हैरेसमेंट होता है और जहां पहुंचते हैं वहां भी हैरेसमेंट होता है। तो सूरत में नहीं कर पाया, उसका कारण यही था। तो वहां एक तरह का मैनेजमेंट चल रहा है। यूपी बिहार जाने वाली बसें लगती हैं उन एरियाज में जहां सूरत में मजदूर बसते हैं। कैसे पता चलेगा आपको? सूरत के आप उस एरिया में अगर बहुत सारी साइकिल दिख रही है शाम को, तो वो इनवेरिएबली वहां के इंडस्ट्रियल यूनिट्स के वो मजदूर हैं और वो जाने के जल्दी में। अब वो बस खड़ी है, सबको पता है कि वो लोग काम छोड़ के जा रहे हैं और वो 2 महीने या 3 महीने वापस नहीं आएंगे। बहुत सारा सामान है उनके पास में। आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए, वो मामा की शादी में जाना है तो नानी के यहाँ जाना है, इसलिए जाना है, उसलिए जाना है। लॉकडाउन कोई अपने मुंह से निकालेगा नहीं। 1-2 बाइट हो चुकी है, उसके बाद में अथॉरिटीज भी हैरेस करती हैं, क्योंकि वही मैं जो इमेज मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था, सरकारें चाहती नहीं है कि ये बात बाहर आए कि पलायन हो रहा है, जबकि हो रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार इमेज मैनेजमेंट में लगी है। समय की थोड़ी सी कमी है। विकास या प्रशांत, आप क्विकली कुछ लास्ट चीज जोड़ना चाहें? एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। दिल्ली में पिछली बार जब फर्स्ट वेव था कोरोना का, और उस समय जो सेंटर्स डेवलप किए गए थे जिनको कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट किया गया था, उनका डिसमेंटल करने का जो फैसला था, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा गलत फैसला था। अगर वो सेंटर्स डिसमेंटल नहीं किए गए होते तो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा लोगों को मदद मिल पाती। और क्योंकि प्रोजेक्शन जो था वो हमेशा से था कि कोरोना वायरस का जो प्रोजेक्शन है वो बढ़ सकता है, दोबारा एक वेव आ सकता है जिसमें लोग इफेक्ट और हो सकते हैं। तो इस प्रोजेक्शन को मुझे लगता है पूरी तरह से सरकार ने नकार दिया, जिसके बदौलत आज जो सरकार ने अगर डेटा पे इन सब चीजों पे ध्यान दिया होता, सेकेंड वेव, म्यूटेंट, तो ये नौबत तो नहीं आती। जी, ये मुझे लगता है आपको जोड़ना चाहेंगे? 2 मिनट। जी, बस तुरंत मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जहां से हमारी बातचीत शुरू हुई थी, उसका स्वाति ने जो कहा, जिस तरीके से कानपुर और लखनऊ का, वही स्थिति बिहार में भी है। कोई अलग तस्वीर नहीं है। लोगों से आप बातचीत करने जाते हैं। बस एक चीज मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि बतौर रिपोर्टर, जैसे कल हमें एक व्यक्ति मिला जो कल शाम में 7 बजे उसके परिजन की मौत हो गई थी, और वो आज दिन के 12 बजे तक मतलब एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था ताकि वो डेड बॉडी ले जा सके बांसघाट, जहां पे उसका अंतिम संस्कार होगा। तो उससे हमने बातचीत की। अब बातचीत करने के बाद उनको हमसे उम्मीद हो गई कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। हम लगभग 1 घंटा उनके साथ पूरे एनएमसीएच में घूमे, और फिर जो हेल्थ मैनेजर एक पोस्ट है वहां तक पहुंचे, और जब हमने उनकी शिकायत की तो हेल्थ मैनेजर जो था उसकी आंखें डबडबा गई, सौरभ जी, और वो रोने लगा। उसने कहा कि मेरे घर में मेरा छोटा बच्चा पॉजिटिव है, मेरी पत्नी पॉजिटिव है, मैं 18-19 घंटे काम कर रहा हूँ, ठीक है मैं इनके लिए व्यवस्था करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात किसको कहूं? तो ये स्थिति है बिहार में कुल मिलाकर के। और जो सरकार है, जो नीतीश कुमार है या मंगल पांडे हैं, वो अभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अखबारों में, बयानों में वो यही कह रहे हैं कि स्थिति ठीक है। आज भी आया है कहीं पे कि हम हर जिले में कोविड अस्पताल बनाएंगे।
अब वो पता नहीं कब बनाएंगे, अब जब मामले और ज्यादा कितने बढ़ेंगे। तो ये स्थिति है, बिहार की स्थिति आने वाले समय में और बिगड़ने वाली है, जैसा कि यहाँ अंदेशा हो रहा है देख रही। बस इतना ही, और क्या ही कहें। जब हम लोगों को पत्रकारिता के बिल्कुल शुरुआती सबक सिखाए जाते हैं तो उसमें दो चीजें बड़ी अहम बताई जाती हैं। एक तो ऑब्जेक्टिविटी और दूसरा कहा जाता है इमोशनल क्वेश्चन का मैनेजमेंट, कि आपको रिपोर्ट करना है लेकिन जिनके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं आपको उनका हिस्सा नहीं बन जाना है। बट ये दोनों ही मुमकिन नहीं हो पा रहे हैं। मैं आप लोगों को सुन रहा हूं और मेरी आंखें डबडबा रही हैं। आई कैन ओनली इमेजिन कि आप लोग कैसे अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं व्हेन यू आर रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो। जब आपके सामने पेशेंट तड़प रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मर रहे हैं, भर्ती होने का इंतजार, और जो भर्ती होके मर गए उनकी लाश का इंतजार। As an editor, as an anchor of this program, I can only say one thing to all four of you and all the reporters of Lallin Top and all the viewers of Lallin Top, कि सरकारें ये चाहेंगी कि जब ये बीत जाए तो लोग भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं, लेकिन पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, लगातार हमारे प्राइम कंसर्न बने रहेंगे। और हम इन बेशर्म सरकारों से तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक जनता भी उतनी जागरूक ना हो जाए कि अपने हिस्से की सवाल जवाब की प्रक्रिया में जुट जाए। इनसे बार बार लगातार ये पूछा जाना होगा, क्योंकि इंसान की जान इतनी भी सस्ती नहीं है, वो एक आंकड़े भर की नहीं है। और ये सरकारें तो आंकड़ों में भी दर्ज नहीं कर रही हैं, न मौतों को न बीमारों को। पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट बरसों बरस से कह रहे हैं, हमारे पास एक देश के तौर पे, एक प्रदेश के तौर पे ये डेटा तक नहीं होता है कि कितने मरे और उनकी मौत की वजहें क्या थी। और हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आप चारों लोग फील्ड में हैं, आप चारों लोग कोविड हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, सस्पेक्टेड और पेशेंट से बात कर रहे हैं। प्लीज टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। लगातार कई दर्शकों के, कई पाठकों के इस तरह के संदेश आ रहे हैं, कई कह रहे हैं कि वापस भी बुला लीजिए। इट्स अ टफ कॉल, क्योंकि अगर हम वहां ग्राउंड जीरो पे नहीं होंगे तो हकीकत कौन दिखाएगा? फिर तो हकीकत उतनी ही दिखेगी जितनी मैनेज कर दी गई है और जितनी इश्तिहारों में दिख रही है। तो लेकिन आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी आप लोग स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्टिंग कर पाएंगे। आप चारों लोग अपना खूब ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और दर्शक जो देख रहे हैं, मैं जो अपने रिपोर्टर्स को कहता हूं बार बार इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो इनको फिर से दोहरा रहा हूं और ये दर्शकों पर भी लागू होता है। रोजाना सुबह शाम भाप जरूर लीजिए, बीटाडीन या इस तरह की दूसरी चीजों का गार्गल करिए, डबल मास्क इस्तेमाल करिए, सिर्फ कपड़े के सिंगल मास्क के भरोसे मत रहिए। इंश्योर करिए कि मास्क से आपकी नाक पूरी तरह ढकी हो जब भी आप बाहर जाएं, और उन सारी चीजों का सेवन करिए जिससे आपकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त रहे। फ्रिज का ठंडा पानी, तेज एसी, इन सब चीजों से बचाव करिए, आप चारों भी और आप दर्शक भी। और आप लोग लगातार ग्राउंड जीरो से खबरें भेजते रहिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। थैंक यू। आज के नेता नगरी में इतना ही। सिर्फ अपने रिपोर्टरों से विदा नहीं ले रहा हूँ, आपसे भी विदा ले रहा हूँ। कहने को बहुत कुछ है और कहने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब स्थितियां इतनी भयावह हों आपके इर्द गिर्द, तो हर बात वाचालता सी लगती है। और जो वाचाल होकर लगातार अभी भी सामने आ रहे हैं, उनकी हर बात जनता के प्रति विश्वासघात लगती है। शुक्रिया।